कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया था अपने 2 वीडियोस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेस ही नहीं बनेगा तो फिर हमको आगे नेशनल इनकम नहीं समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, बहुत बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे डोमेस्टिक मतलब इंडिया और टेरिटरी मतलब उसकी बाउंड्रीज। बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को मेरे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देती हूं, within the political frontiers, if I'll say, right, within the political frontiers of the country। political frontiers अब क्या होता है, अब इंडिया का एक ये ऐसे रैंडम मैप बना देती हूँ, राइट, इस टाइप का मैप होता है, ओके। अब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होता है, ये मेरी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, जो इंडिया का बॉर्डर है ना, दिस इज माई पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट। ऐसा थोड़ा रैंडम मैप बनाया है मैंने, डोंट जज फॉर दैट, राइट। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, राइट। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी, ओके, क्लियर है। अब जैसे सपोज कोई भी इंसान कोई जॉब कर रहा है, मैं पूछूं किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। इफ द पर्सन इज डूइंग द जॉब इन इंडिया, राइट, इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा है, तो अगर वो ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है तो, लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह आएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स है, राइट। तो लेट्स सी आर एक्सेप्शंस। चलिए, सबसे पहला एक्सेप्शन है फर्स्ट, ships and aircrafts operated by the residents between two or more countries। देखिए, इसको हम समझते हैं। सपोज ये चाइना है, ये जापान है, यहां पर मेरी शिप चल रही है, राइट। यहां पर मैंने अपनी शिप चलाई है, इंडिया की शिप है, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि भाई मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है ही नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब मेरी बाउंड्रीज के अंदर तो है ही नहीं, लेकिन शिप तो इंडिया की है ना। आई टोल्ड यू एक्सेप्शंस, देयर आर 3 एक्सेप्शंस। दिस इज नंबर 1, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट होगा कहीं पर भी दुनिया में चल रहा है, अगर वो इंडिया का शिप या इंडिया का एयरक्राफ्ट है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा, राइट। अब आप बात करेंगे मैम क्या ट्रेन भी आएगी, नहीं जी, ट्रेन नहीं आएगी। शिप और एयरक्राफ्ट बोल रही हूं तो मतलब शिप और एयरक्राफ्ट ही होगा। अनदर एग्जाम्पल, ये इंडिया है, ये चाइना है, यहां पर मैंने एक शिप चलाई जो कि जापान को बिलोंग करती है। अब ये जापान, अब ये इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है, राइट। तो लड़ाई होनी चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, नहीं ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, नहीं मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में। जापान ने बोला होल्ड ऑन, मेरी शिप है ना तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी। क्लियर है आपको एक्सेप्शन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सेप्शन नंबर 2। fishing vessels natural gas rigs
and floating platforms. अगेन फिशिंग वेसल्स मतलब क्या, जो फिश पकड़ने के लिए नेट होती है या उससे रिलेटेड कोई सामान. नेचुरल गैस रिग्स, आपने एक्शन मूवीज में देखा है जब लड़ाई होती है शिप में तो एक बैरल उड़ते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो वो नेचुरल गैस उसमें भरी होती है वो बैरल्स में, उसको हम नेचुरल गैस रिग्स बोलते हैं. एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, जो नदी या ओशन के बीच में देखिए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, जो प्लेटफॉर्म जैसा होता है जो फ्लोट कर रहा होता है, कभी कभी फॉर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, ताकि नेवी वाले वहां पर ऑपरेट कर पाए, राइट. तो ये सारी चीजें जब दूसरे कंट्री में होती हैं, उनके टेरिटरी में होती हैं, लेकिन ओन हम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके हमको लाइसेंस लेना पड़ता है, हमको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम दूसरी कंट्री में अपनी चीज को ऑपरेट करवा सकते हैं. ऐसे नहीं कि हम गुंडागर्दी करके जा रहे हैं, राइट. विथ ड्यू परमिशन जो हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फिशिंग वेसल्स और नेचुरल गैस रिग्स हैं उनकी टेरिटरी में, तो वो भी मेरी टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा. सपोज फिशिंग वेसल अगर चाइना में है मेरा एक, राइट, लेकिन वो किसकी टेरिटरी में कहलाएगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कहलाएगा. आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर ये 3 वर्ड्स दिखें तो ही आप एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, राइट. इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा. थर्ड इज एम्बेसीज, consulates and military establishments. सबसे पहले तो समझ लेते हैं एम्बेसीज होती क्या है. एम्बेसी, आप कहीं पर भी बाहर घूमने गए, राइट, आपका पासपोर्ट गुम गया, अब इस अनजान देश में किसको अप्रोच करेंगे आप इंडियन एम्बेसी को ही तो अप्रोच करेंगे ना, कि भाई मेरा पासपोर्ट गुम गया है तो प्लीज मुझे अपने देश वापस पहुंचाओ. तो जैसे इंडिया की एम्बेसी दूसरे देश में है, वैसे दूसरे देशों की एम्बेसी हमारे यहाँ पे भी तो है. आपको दिल्ली में सारी लाइन से एम्बेसीज मिल जाएंगी, जहां पर आप पूरे एक रोड ही बनी हुई है जहां पर एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्रीज की, राइट. कॉन्सुलेट्स, आपके लिए कॉन्सुलेट्स बहुत नया वर्ड होगा. कॉन्सुलेट्स मतलब होता है जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं अपने कंट्री के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो उनको रहने के लिए एक ऑफिस, एक बिल्डिंग दिया जाता है. उस बिल्डिंग या उस ऑफिस को हम कॉन्सुलेट्स बोलते हैं, राइट. अगर इंडिया से जा रहे हैं लोग अपने ट्रेड को प्रमोट करने या अपने कल्चर को प्रमोट करने, राइट. अब आप बोलोगे कि हम घूमने जाते हैं तो हमको तो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती. नो, दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली, या जो जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेड या कल्चर टू अदर कंट्री, राइट. तो उस ऑफिस या बिल्डिंग को ही हम कॉन्सुलेट्स बोलते हैं. एंड लास्ट इज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स. मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स मतलब क्या, कि मिलिट्री दूसरे कंट्री में रह रही है फॉर XYZ रीजंस, कोई भी रीजंस की वजह से. तो अगर ये मेरे देश के हैं, इंडियन एम्बेसी सपोज रशिया में है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई. ऑल्दो वो रशिया में है, लेकिन वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी. सिमिलरली कॉन्सुलेट्स, अगर इंडिया की वो बिल्डिंग प्रोवाइड करी हुई है, रशिया में प्रोवाइड करी हुई है, तो अगेन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी, राइट. तो आपको 8 वर्ड्स को ध्यान रखना है. शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसीज, आपका कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स. इन 8 वर्ड्स के अलावा कोई भी चीज है तो उसमें आप सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या वो मेरी बाउंड्री के अंदर आता है. अगर आता है तो हाँ जी डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं आता है तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है. ये 8 वर्ड्स ही सिर्फ एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं है. क्लियर है मेरी बात. चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें बाहर की इंक्लूड होंगी, राइट. अब कुछ ऐसी भी तो चीज होंगी ना जो एक्सक्लूड होती होंगी, आइए वो देख लेते हैं. एक्सक्लूजन्स, क्या क्या एक्सक्लूड होगा. एक्सक्लूजन्स, चलिए, फर्स्ट इज बाहर की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स.
establishments of foreign country. अब जैसे मैंने बोला दूसरे देश की भी तो एम्बेसीज यहाँ पर होती हैं, दूसरे देश के कॉन्सुलेट्स भी तो यहाँ होते हैं, दूसरे देश की भी तो मिलिट्री यहाँ पे हो सकती है, तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ की एम्बेसी वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है. जहाँ की मिलिट्री वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी, जहाँ का कॉन्सुलेट वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी, बड़ा सिंपल सा है, राइट. सेकेंड इज इंटरनेशनल organizations like UNO, आप बोल लीजिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अगर इनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज अगर इंडिया में हैं, तो भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. जहां को ये बिलोंग करते हैं वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, राइट. ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. आई टोल्ड यू कि 8 वर्ड्स के अलावा आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये मेरी बाउंड्रीज में फॉल करता है, तो हाँ ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में है. लेकिन अगर WHO का ऑफिस इंडिया में है तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. जहां का WHO है वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा. एंड दिस क्वेश्चन इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट. गॉट माय पॉइंट. डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंस की तरफ. नॉर्मल रेजिडेंस में तभी मूव करिएगा जब डोमेस्टिक टेरिटरी बिल्कुल क्लियर है, राइट. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं समझ आए कमेंट डाउन बिलो, राइट. मूव करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की तरफ. देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है. refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, resides in the country. तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि he should fall in the domestic territory of my country. भाई मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए. और दूसरा पॉइंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिंपल जज करना है ना, तो 3K का मैंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है. 3Ks, दैट इज खाना, कमाना और खर्चा. कोई इंसान खा भी उसी देश में रहा है, कमा भी उसी देश में रहा है, स्पेंड भी उसी देश में कर रहा है, दैट मीन्स उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है, राइट. तो दोनों ही पॉइंटर्स फुलफिल होने चाहिए. एक टिक होगा तो नहीं मैं नॉर्मल रेजिडेंट उसको कंसिडर करूंगी, ठीक है. इतना क्लियर है. आपको इतना कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर होगा. आइए देखते हैं क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, राइट. क्या क्या चीजें नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं, दैट मीन्स वो एक्सक्लूड होती हैं. अब आपका क्वेश्चन होगा नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में. फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स, भाई आ रहे हैं, कोई दुबई का शेख इंडिया घूमने आया, घूम के चला गया, ना ही वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, कुछ टाइम के लिए है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाए नहीं करता, तो वो मेरा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर होगा. नेक्स्ट इज फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री इन द गिवन कंट्री. सपोज फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले एग्जाम्पल लिया था रशिया कि अगर एम्बेसी इंडिया में है, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, और उसमें रशियंस काम कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या वो मेरे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? सबसे पहली बात तो जो रशियन एम्बेसी है इंडिया में वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, और रशियंस की क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरी कंट्री में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है. वो पूरा पैसा अपने देश में स्पेंड करना पसंद करेंगे, राइट. थर्ड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO. ना ही ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, ना ही ये मेरे नॉर्मल रेजिडेंस में आता है. ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है इंडिया में, लेकिन वो इंटरनेशनल एम्प्लॉय है, मतलब अमेरिका को, सपोज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को बिलोंग करता है. टेक द एग्जाम्पल हियर.
एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। पहली बात तो वो अमेरिकन है, यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है। क्या यूएनओ ऑफिस मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है क्या? नहीं आती, पहला पॉइंट कट। अमेरिकन है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो क्या वो मेरा नॉर्मल रेजिडेंट हुआ? नहीं हुआ। क्लियर है? तो क्लियर है आपको एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। मतलब फॉरेन वेसल्स जो अरेंज करते हैं, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स जो काम के लिए इधर उधर ट्रैवल करते हैं, सीजनल वर्कर्स मतलब सीजन वाइज अपनी कंट्री चेंज करते हैं, वो भी मेरे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हुए। वो वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जहां को वो बिलोंग करते हैं। सपोज अगर सीजनल वर्कर यूएस का है तो वो यूएस को ही बिलोंग करेंगे, उनके ही नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। बॉर्डर वर्कर्स जो बार बार बॉर्डर्स चेंज करते हैं फॉर द वर्क, मिलिट्री में आप ले सकते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। अगर इंडिया के मिलिट्री है तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, यूएस के मिलिट्री है तो यूएस के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। क्लियर है इतना? मैंने आपको अभी तक एक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराया और इंटेंशनली इंट्रोड्यूस नहीं कराया ताकि आप इतना पहले क्लियर कर लीजिए। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ 1 ईयर। अब ये क्या है भाई? देखिए, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट 1 साल से ज्यादा मेरी कंट्री में रहता है तो वो मेरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीजनल वर्कर है भाई, सीजन वाइज चेंज होता है। अभी तक मैंने क्या बोला? यूएस का अगर वर्कर है, साल साल भर में कंट्री चेंज कर रहा है, सपोज मेरी कंट्री में 1.5 साल के लिए रह लिया, 1.5 years, राइट? तो मैंने अभी इसके पहले तो बोला था कि वो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट होगा क्योंकि वो जहां को बिलोंग करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ 1 ईयर क्या कहता है? अगर 1 साल से ज्यादा के लिए कोई इंसान मेरी कंट्री में रह लेगा तो वो मेरा ही नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था यूएस वाला कि अगर वो सीजनल वर्कर यूएस का, क्योंकि वो उसको बिलोंग करता है, लेकिन अगर वो मेरे यहाँ मतलब इंडिया में अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए रह लेगा, मतलब सपोज वो 1.5 years के लिए इंडिया में रह लेगा, तो वो मेरा नॉर्मल रेसिडेंट कहला जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहला जाएगा। अब वो यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, राइट? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्या मैम इस केस में भी कन्वर्जन हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year अगर मैंने इसको कर दिया, राइट? फॉर मोर देन 1 year अगर मैंने इसको कर दिया है, तो अब वो अमेरिकन जो है, जो यहाँ पर रह रहा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर है और डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वो मेरे रह ही रहा है, राइट? तो वो क्या हो गया? अब ये जो अमेरिकन पहले अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट था, अब वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि मैम पता कैसे चलेगा कि ये मोर देन 1 year है कि लेस देन 1 year है? देखिए, क्वेश्चंस में अगर साफ साफ मेंशन्ड है मोर देन 1 year, देन तो वो बिल्कुल एविडेंट है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको लेस देन अ ईयर ही कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर है आपको? तो ये था आपका टॉपिक नॉर्मल रेसिडेंस का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इसका बेस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। टिल देन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड, एंड मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।